हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर एसएससी एयर स्पॉटिंग प्रीवियस ईयर की। इसका तीसरा एपिसोड। उपस्थित हुए हैं 15 नए सवाल के साथ। हर एक सवाल के डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखेंगे और ग्रामेटिकल नॉर्म्स को सिखाने की कोशिश करेंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। वैसे पिछले दिन मैंने 50 लाइक्स के टारगेट को आपके सामने रखा था, जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप कोशिश करें कि लाइक को कम से कम 50 तक पहुंचाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ में अगर सेशन के दौरान कुछ दुविधा रह जाती है, मन में कुछ आशंका रह जाती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख करके मुझे सूचित कीजिएगा। जल्द से जल्द हम आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से लाए गए सवाल को आपके सामने रखते हैं। चलिए सेशन का पहला सवाल, जो कि 31वां होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपने इस सवाल का जवाब कर लिया होगा। कह रहा है कि वन ऑफ द क्वेश्चंस, देखिए मैंने पिछले दिन बताया था कि ऑफ का प्रयोग अगर सिलेक्शन के लिए हो रहा है तो आगे क्वेश्चंस लगा हुआ है, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, ही आस्क्ड मी वाज, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है हु डिड यू ट्रेवल विथ। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और ऑप्शन है इसका डी। क्या है? वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विथ। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है और सवाल का जवाब है नो एरर। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, है ना। अब देखिए मैंने पिछले दिन आपको समझाया था कि आर्टिकल ए और एन और द दो तरह का है। एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम ऐसे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर चीजें निश्चित होती है, या हम किसी चीज को निश्चित करने, निश्चित बताने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है जिसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, चीजें अनिश्चित होती है या मुझे उसे अनिश्चित सूचित कराना होता है, वैसी परिस्थिति में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। और मुझे इस बात को सोचने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि आपको ए और एन का इस्तेमाल कहां होता है, ये अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिख करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। आपको अगर जरूरत है उसकी, मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। वैसे इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको पता होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। तो ये क्या है? ये डेफिनेट है ना, कि किसी डॉक्टर के बारे में रेफर कर रहा है, वो मुझे पता है कौन सा डॉक्टर है। तो यहां पर अ नहीं द होना चाहिए कि आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसी चीजों को समझना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्या समझाया कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसमें इतने ग्रामेटिकल नॉर्म्स, इतने रूल्स को सोचने की जरूरत नहीं है। आप व्यवहारिकता को समझिए कि आर्टिकल जो दो प्रकार का है उसमें एक का नाम है डेफिनेट और एक का नाम है इनडेफिनेट। मतलब है कि अगर चीजें डेफिनेट है या चीजों को डेफिनेट दिखानी है, किसी चीज को निश्चित बना करके बताना है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पहले से है, तो वैसी परिस्थिति में द लगाएंगे। और जहां पर चीजें अनिश्चित है या उसे अनिश्चित सूचित कराना है या अनिश्चित बना करके दिखाना है, वैसी परिस्थिति में ए और एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, नाम ही है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया? बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो गया है और पिछले दिन मैंने इसकी जानकारी दी थी। मैंने एक बताया था एनपीएन फॉर्मूला, अगर आपको याद है एनपीएन फॉर्मूला। अब मैं पिछली बताई गई चीजों को फिर से नहीं बताऊंगा और पूरे डिटेल में उतने विस्तार से नहीं बताऊंगा। वैसे बच्चे जिन्होंने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अगर सच में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सच में आपको जॉब लेना है, सच में अपने आप को सफलता के मुकाम पर देखना है, तो वीडियोस देखिए। छूट गया सेशन कोई बात नहीं है, छूट जाना कोई बात नहीं है, लेकिन उसको छोड़ देना और बाद में लापरवाही करना, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है कि मुझे पता है कि करना पड़ेगा और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। आजकल के लोगों को सब पता होता है। तो चलिए, यहां पर क्या है कि जैसे दिया हुआ है एनपीएन, तो मैंने क्या कहा था कि इसमें जो वर्ब लगेगा वो जो वर्ब लगेगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मगर मेरा यहां पर नाउन सिंगुलर या प्लूरल है, तो उसी के हिसाब से जो है यहां पर भी वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगेगा। अब देखिए, कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। तो मेरा कॉलेजेस सब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और इस वजह से यहां पर अट्रैक्ट नहीं, या होना चाहिए अट्रैक्ट्स। क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट्स। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां क्या लगा हुआ है? एनपीएन फॉर्मूला। मतलब है कि बहुत सारे नाउन या प्रोनाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब नाउन प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर आपको वर्ब का प्रयोग करना है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो मेरा पहला नाउन है, अगर उसका नेचर सिंगुलर है तो मेरा वर्ब सिंगुलर होगा। पहले नाउन का नेचर अगर प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा, और इसी पर आधारित यह सवाल है। आंसर क्या है? सी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? इट इज बेटर टू कीप। अब देखिए यहां पर क्या लगाया है? 2 + V1 वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग। यहां नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होगा? या तो सीधा सीधा लिखिए लूज, या नहीं तो लिखिए टू लूज। ठीक है, क्योंकि देन के एक तरफ अगर 2+ एक्शन वर्ड वाला लिखा हुआ, यानी इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, तो दूसरे तरफ या तो हम फुल इन्फिनेटिव लिख सकते हैं या बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि बिना टू के भी लिख सकते हैं, टू के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम आईएनजी वाला फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा है, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूज या टू लूज, है ना। यहां पर लूज है, टी नहीं समझिएगा इसको, देन लूज और टू लूज। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां हम लूजिंग को चेंज करके लूज करेंगे या टू लूज लिखेंगे तो यहां पर सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चलिए, समय समाप्त हो गया है। यहां पर एक व्यवहारिकता वाली जानकारी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपकी समझदारी ठीक ठाक है, यहां पर आपको ग्रामेटिकल नॉर्म्स की उतनी जरूरत है नहीं। क्या कह रहा है कि द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड। एक्सीड कहने का मतलब है कि उससे ना बढ़े, फिर उसके आगे लगाया है मोर देन 200 वर्ड्स। अब देखिए कि जो मीनिंग एक्सीड का है वही मोर देन का भी आ रहा है, तो इसकी यहां पर जरूरत ही नहीं है, ये अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस हो गया। यहां पर हम इसका इस्तेमाल नहीं भी करें तो भी सेंटेंस का सेंस सही आ रहा है कि द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। मीनिंग सही आ रहा है, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे? यहां से हम मोर देन को हटा देंगे, और हटा क्यों रहे? क्योंकि एक्सीड का भी वही सेंस आ रहा है जो मोर देन का आ रहा है, तो दो एक सेंस वाले लगा करके कोई फायदा यहां पर है नहीं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है और मुझे लगता है
कि इस सवाल का जवाब सबने सही दिया होगा और मुझे बताइएगा कि इस सवाल में किसको त्रुटि हुई है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा है। मैंने क्या कहा है कि अभी देन के बारे में बताया कि देन के पहले अगर फुल इन्फिनेटिव 2 + V1 का इस्तेमाल किया गया है तो उसके बाद या तो बेयर इन्फिनेटिव यानी कि विदाउट 2 वाला या फिर फुल इन्फिनेटिव 2 + एक्सन वर्ड लगा सकते हैं। तो कह रहा है टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद, तो यहां पर है। इसके अलावा अगर टू लिव भी होता तो ठीक है, तो ये गलत नहीं है, यहां पर कोई भी गलती नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। अभी मैंने आपको जानकारी दी कि देन के पहले अगर 2 + एक्सन वर्ड यानी कि फुल इन्फिनेटिव लगाया गया है तो आगे यानी कि देन के बाद आप चाहो तो बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना 2 के और फुल इन्फिनेटिव 2 के साथ किसी को भी रख सकते हो, दोनों सही होगा। पिछले सवाल में क्या था? आईएनजी वाला फॉर्मेट दिया हुआ था जो कि यूज नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? नो एरर। ऑप्शन क्या है? डी। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? इट इज आई हु इज। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि यह है हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी औकात वही होती है जो उसके एंटेसिडेंट की होती है। तो हु का प्रयोग आई के लिए किया गया है, तो यहां पर इज लिखना सरासर गलत है। क्या होना चाहिए? एम। तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो यहां पर क्या करेंगे? इज को हटा करके एम करेंगे और वो सही हो जाएगा। यहां कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी वैसा ही होता है। मतलब है कि अगर वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल नाउन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो प्लूरल होगा। यहां पर आई के लिए इस्तेमाल हुआ है इसलिए आगे इज नहीं एम होना चाहिए, और इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब देखिएगा, मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आपने क्या लगाया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पक्का एसएससी के तिक्रम में आप सब फंस चुके हैं। हां, आपने यहां पर देखा होगा गौरी और आपको लगा होगा ये है लड़की, यहां लिखा हिज, तो ये तो हुआ गलती। लेकिन आगे नहीं देखे कि इसको फिर लिखा है ही, तो गौरी शंकर भी हो सकता है। नाम में लड़का भी तो हो सकता है, गौरी शंकर लड़के का नाम होता है। आप इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप कहेंगे सर हम इसे कैसे मान लें, तो चलिए एक जगह ना मिस्टेक होगा हिज, फिर आगे लिखा हुआ ही लेफ्ट। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बोर्ड की तरफ से यही सवाल आया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो भैया इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और मुझे अब जानना है कि आप में से कौन कौन इस तिक्रम में फंसे या सच में बनाया। यहां पर कोई और मुद्दा है, इसमें कोई गलती ही नहीं है। अब देखिए मुद्दा क्या है कि आपने पढ़ा होगा पहले कि दो पास्ट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर पास्ट के दो एक्शन की चर्चा की जाए और दोनों एक्शन में टाइम गैप हो, ये आप सब जो स्पीकिंग वाले बंदे हैं उनके लिए भी बहुत मजेदार जानकारी है कि अगर पास्ट का दो एक्शन है, दोनों एक्शन में टाइम गैप है, तो जो रीसेंट पास्ट है ना उसको हम या तो V2 से ट्रांसलेट करते हैं या was were प्लस V4 से, ये तो सिचुएशन के हिसाब से है। और जो ओल्ड यानी पुराना वाला पास्ट है उसको हम had प्लस V3 से। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रोगी पहले मरा, तो वो पुराना पास्ट है, had प्लस V3, एंड रीसेंट पास्ट है डॉक्टर का आना, तो वो होगा V2 से। अब देखिए कह रहा है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, यहां ही हैड लेफ्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैड लेफ्ट, पहले गया फिर नाम बताया, तो इसीलिए यहां पर ही लेफ्ट कहना सही नहीं है। यह है V2 में, तो ओल्ड पास्ट किस में होना चाहिए? हैड प्लस V3 में। ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा कैसा लगा जोर का झटका। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया है और ये तो बहुत बार चर्चा हुई है। ये कंडीशनल क्लॉज का कंडीशन नंबर 3 है, पास्ट इमेजिनेशन है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ यू हैड प्लस V3 है और यहां वुड हैव प्लस V3 है, तो इसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं है। जानकारी क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम पास्ट इमेजिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर हम हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है कि इफ यू हैड प्लेड वेल यू वुड हैव won the match। और इसे एक विशेष तरीके से भी लिखा जाता है, अगर आप चाहो तो if को हटा दो और सीधा लिखो had you played well you would have won the match और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। इसको भी हम पास्ट कंडीशन में ही लिखते हैं। इस सेंटेंस की शुरुआत had से कर सकते हैं if को हटा करके। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि पास्ट इमेजिनेशन में सबऑर्डिनेट क्लॉज में had प्लस V3 और प्रिंसिपल क्लॉज में would have प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोई भी गलती नहीं है और इसलिए सवाल का जवाब क्या है, नो एरर। ऑप्शन क्या है, डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। एनपीएन जैसा ही, नाउन प्रपोजिशन नाउन जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है कि दो नाउन अगर प्रपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन सेम है तो वो दोनों नाउन सिंगुलर होता है। जैसे डोर टू डोर, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, जैसे बुलेट आफ्टर बुलेट। मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, एनपीएन जैसा ही है, दो नाउन है, प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है, अगर दोनों नाउन सेम है तो वो दोनों नाउन सिंगुलर होगा और उसको प्लूरल नहीं लिखेंगे। साथ में जब ये दोनों सिंगुलर हो गया तो ओवियस है कि एनपीएन को अप्लाई करते हुए भी इसके साथ वर्ब हमें सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या है कि मैंने क्या कहा कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और अगर ये दोनों नाउन सेम हो तो ये दोनों सिंगुलर होंगे और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहां जो लिखा हुआ है पेजेस, और ये पेजेस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, है ना। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप सबको इससे भी शिकायत हो रही होगी सबका आंसर सी है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबका सी ही कैसे होता है। भैया इसमें आपके कंफ्यूजन से क्या लेना देना है, सी है तो है, गलती है तो है, बस लगाना है, लॉजिक समझिए। और यहां पर लॉजिक क्या है कि दो नाउन अगर प्रपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों नाउन सेम हैं तो सिंगुलर होंगे और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाया जाएगा। जैसे डोर टू डोर इज विजिटेड, बुलेट आफ्टर बुलेट इज फायर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सा सवाल है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। किसका, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑल्सो। यहां पर क्या होना चाहिए, ऑल्सो ऐड करेंगे तब जाकर के ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर पूरा होगा। इसमें एक छोटी सी जानकारी है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है। देखिए यहां पर प्रीपोजिशन है और बट ऑल्सो के बाद यहां पर भी प्रीपोजिशन है। ध्यान क्या देना है, यहां पर बट के बाद ऑल्सो ऐड करना है, सवाल सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है, फिर से आपका वही सी आ रहा है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आई कांट डू एनीथिंग। अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखिए हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू, प्रिवेंट टू ने प्रिवेंटेड फ्रॉम, यहां पर क्या होगा प्रिवेंटेड फ्रॉम, और जैसे लगाएंगे फ्रॉम तो यहां क्या हो जाएगा गोइंग।
ठीक है, प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग, तब जाकर के सही होगा। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग द सिनेमा, तब जाकर के सवाल सही होगा। और फिर से इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है इफ मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसके साथ इफ के साथ क्या लगाया गया, प्रेजेंट का केस है। ये सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज का पहला शर्त है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम विल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कैन का प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। सिचुएशन कुड नहीं कर सकते, वुड नहीं कर सकते, माइट नहीं कर सकते। यहां पर क्या किया है, वुड का प्रयोग किया है, ये गलत है। यहां पर विल का प्रयोग होना चाहिए और इसलिए सवाल का जवाब है फिर से सी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर यही आ रहा है कि इधर प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो यहां फ्यूचर होना चाहिए। अब देखिए कि अगर आपको इस पर डिटेल से पढ़ना है ना, तो चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में टाइम एंड टेंस है, वहां पर क्लॉज है, क्लॉज का इंट्रोडक्शन है, क्लॉज की कंडीशंस है, आप उसको आराम से पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने बता ही दिया, तीसरा कंडीशन बता दिया, पहला कंडीशन बता दिया, सवाल में आएगा दूसरा ही बता देंगे। चलिए अगला सवाल, सेकंड लास्ट, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड हैव टू फाइन, पे फाइन का सीधा फाइंड। इतना जरूरत क्या है, इस तरीके से लिखेंगे, जब स्टॉप्ड लिखा, टिकेटेड लिखा तो फाइंड होना चाहिए। यहां हैव टू पे फाइन का कोई मतलब ही नहीं है, गलत हो जाएगा ये। तो इसको देखते हुए भी आप बना सकते हैं कि इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड फाइंड। इसलिए सवाल का जवाब फिर से क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ, आपने बना लिया है, उसको बहुत आसान है। कह रहा है ही आस्क्ड, सबसे पहले यहां पर पास्ट है, सपोजिंग इफ ही फेल्स, तो सबसे पहले सपोजिंग तो लगाइए मत, जब इफ लगा हुआ है तो यहां पर क्या करिए, इसको फेल्ड कर दीजिए तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, सपोजिंग दैट ही फेल्ड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तब आप इफ मत लिखिए। लेकिन जब इफ लिख रहे हैं तो सपोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ ही फेल्ड व्हाट ही वुड डू, तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत देर के बाद ऑप्शन आखिरकार बदल ही गया है। उम्मीद है कि आप सब ने इस 15 सवाल को सही सही आंसर किया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिख करके बताइए। साथ में कोई दुविधा, कोई आशंका रह जाती है तो वो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में ही उस आशंका का जवाब आपके सामने रखें, कमेंट बॉक्स का इंतजार नहीं करेंगे। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।